तो आज का पहला क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ सीमा रेखा, रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है ये किन दो देशों के मध्य में स्थित है? रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है वो किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। इसके अलावा याद रखेंगे जो मैकमोहन सीमा रेखा है, जो मैकमोहन सीमा रेखा है ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। और एक है जीरो लाइन, तो जो जीरो लाइन है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। और अगर आपसे पूछें कि डूरंट सीमा रेखा, तो जो डूरंट सीमा रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो याद रखेंगे रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है, जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जबकि डूरंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत के मानचित्र का निर्माण कौन सी संस्था करती है? भारत का जो मानचित्र है यानी कि जो भारत का मैप है उसका निर्माण कौन सी संस्था करती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण संगठन, सर्वे ऑफ इंडिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो भारत के मानचित्र का निर्माण जो है वो भारतीय सर्वेक्षण संगठन जो है उसके द्वारा किया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया था, तो विश्व का जो पहला मानचित्र है वो बनाया था अनेक्सीमेंडर ने। ये भी याद रखेंगे विश्व का जो पहला मानचित्र था वो किसने बनाया था? वो बनाया था अनेक्सीमेंडर ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्व चट्टानों के टूटने से किन चट्टानों का निर्माण होता है? तो पूर्व चट्टानों के टूटने से किन चट्टानों का निर्माण होता है? आपका सही आंसर है अवसादी चट्टाने। आपको पता होगा चट्टाने जो है वो तीन प्रकार की होती हैं, एक होती है आग्नेय चट्टान, एक होती है अवसादी चट्टान, एक होती है रूपांतरित चट्टान। तो हम लोग आग्नेय चट्टान को क्या कहते हैं? हम लोग आग्नेय चट्टान को कहते हैं प्राथमिक चट्टान। और आग्नेय चट्टान के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं अवसाद। आग्नेय चट्टान के टुकड़ों को क्या बोलते हैं? अवसाद। और अवसाद से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व चट्टानों के टूटने से किन चट्टानों का निर्माण होता है, तो सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है कि पूर्वीय तटीय मैदान को और क्या कहा जाता है? पूर्वीय तटीय मैदान को और क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप होता है। अब आपको पता है कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट, इसको हम लोग पूर्वी तटीय मैदान भी बोलेंगे जो ये वाला क्षेत्र है। और इधर वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट, जो अरब सागर की तरफ का एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये आपका कहलाएगा पश्चिमी तटीय मैदान। तो इसमें जो कोंकण तट है, केप और आपका केप कैमोरिन है, मालाबार तट है। तो इसमें कोंकण तट और मालाबार तट ये आपका पश्चिमी घाट में है। केप कैमोरिन हम लोग कन्याकुमारी को बोलते हैं जो कि दक्षिणी बिंदु है भारत का मुख्य भूमि का। और जो कोरोमंडल तट है वो आपका पूर्वी घाट में स्थित है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तटीय भाग है उसी को कहा जाता है कोरोमंडल तट। तो ये आपका पूर्वी घाट में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत तिब्बत सड़क मार्ग के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है वो देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? तो भारत तिब्बत सड़क मार्ग के द्वारा भारत का कौन सा ऐसा भाग है जो देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिमला। और आपको एक पता होगा शिमला में दर्रा है जिसका नाम है शिपी किला दर्रा। तो जो शिपी किला दर्रा है, शिपी किला दर्रे के माध्यम से ही जो सतलज नदी है वो तिब्बत से बहते हुए भारत में प्रवेश करती है, याद रखेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण दर्रा है जिसको हम लोग बोलते हैं रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे में जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है अटल सुरंग, वो निर्मित जो है उसका निर्माण किया गया है, याद रखेंगे। तो शिपी किला और रोहतांग ये दोनों ही दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सर्वाधिक पश्चिम देशांतर में स्थित है? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शहर है जो सर्वाधिक पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। जयपुर जो है वो सर्वाधिक पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। अगर इस तरीके से आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको पता होगा कि मैप में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ। यहाँ पर दिशा होती है साउथ, यहाँ पर दिशा होती है ईस्ट और यहाँ पे दिशा होती है वेस्ट। तो आपको पता है कि राजस्थान यहाँ पर है और राजस्थान की राजधानी का नाम है जयपुर। तो जयपुर ही सबसे पश्चिम में स्थित है जो दिए गए ऑप्शन है यहाँ पर। तो जयपुर जो है वो सबसे पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? मुंबई, इलाहाबाद, नई दिल्ली या फिर वाराणसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जो नई दिल्ली है वो इनमें से सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसके लिए भी मैं आपको एक बार मैप से बता देता हूं, जल्दी से देख लीजिए। अगर इस तरीके से इंडिया का मैप होगा तो आपको पता है कि नई दिल्ली की लोकेशन कुछ यहाँ पर है। और मैंने आपको बताया कि ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इस तरफ होता है ईस्ट और इधर क्या होता है? इधर होता है वेस्ट। तो नई दिल्ली ही सबसे उत्तरी अक्षांश में स्थित है। बाकी जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो नई दिल्ली से साउथ में स्थित है, ठीक है। तो नई दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन समय में किसका भाग था?
भारतीय जो उपमहाद्वीप है यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये प्राचीन समय में किसका भाग था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। देखो प्राचीन समय में सिर्फ एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया। याद रखेंगे पुराने समय में सिर्फ एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया। बाद में पैंजिया के दो टुकड़े हुए, तो पैंजिया का जो एक टुकड़ा है वो कहलाया गया गोंडवाना लैंड। पैंजिया का जो एक टुकड़ा था उसको कहा गया गोंडवाना लैंड, और पैंजिया का जो दूसरा टुकड़ा था उसको कहा गया अंगारा लैंड। तो पहले केवल एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसको पैंजिया बोला जाता था। बाद में पैंजिया के दो टुकड़े हो गए, एक हो गया गोंडवाना लैंड और एक हो गया अंगारा लैंड। तो भारत जो है पहले गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था, क्योंकि भारत है एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप प्राचीन समय में गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट था। अगर हम लोग वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में विश्व में 7 महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। आपको पता है कि चेन्नई जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा नावा शेवा। नावा शेवा जो है ये मुंबई के पास में है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये प्रेजेंट टाइम में भारत का सबसे बड़ा जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। आपको पता है कि भारत का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला राज्य है वो राज्य है राजस्थान, और भारत का दूसरा जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है वो राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने रेलवे जोन स्थित हैं? भारत में कितने रेलवे जोन स्थित हैं? तो आपका सही आंसर है 18। भारत में 18 रेलवे जोन जो है वो स्थित हैं, और भारत की जो 18वीं रेलवे जोन है वो है दक्षिण तटीय रेलवे। भारत की जो 18वीं रेलवे जोन है वो है दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम है। यह भी याद रखेंगे, इसका जो मुख्यालय है वो है विशाखापत्तनम, और विशाखापत्तनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम कहां है? आंध्र प्रदेश में, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा संरक्षित राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि भारत का संरक्षित राज्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संरक्षित राज्य है? तो याद रखेंगे सिक्किम। पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्र में पड़ता है सिक्किम, और ये भारत का संरक्षित राज्य है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो मैं आपको सिक्किम की लोकेशन बता देता हूं कि सिक्किम जो है वो कहां पर है। तो सिक्किम जो है वो कुछ यहां पर है मैप पे, अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से। तो अब आपको पता, ये सिक्किम है, यहां पर सिक्किम है, ध्यान रखेंगे यहां पे सिक्किम है। और सिक्किम के जो है लेफ्ट में अगर पूछे कि कौन सा देश है, तो सिक्किम के लेफ्ट में जो है वो नेपाल है। सिक्किम के राइट में पूछे कौन सा देश है, तो सिक्किम के राइट में भूटान है। इस तरफ देखेंगे नीचे तो यहाँ पे बांग्लादेश है, और ये पूरा अगर देखेंगे तो ये चाइना है। तो सिक्किम के चारों तरफ दूसरे देश हैं, तो इसीलिए सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है जो कि पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पौंडीचेरी। पौंडीचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और पौंडीचेरी जो है ये भारत का एक ऐसा पौंडीचेरी भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। जी हाँ, याद रखेंगे पौंडीचेरी का विस्तार जो है वो 3 राज्यों में है। वो कौन कौन से 3 राज्य हैं जहां पर पौंडीचेरी का विस्तार है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप इंडिया का मैप दिखेगा, अगर इंडिया का मैप आप देखोगे तो पौंडीचेरी आपको जो है वो मैप में 3 जगह लिखाई देगा, 3 जगह लिखा हुआ दिखाई देगा, है ना। पौंडीचेरी आपको मैप में 3 जगह लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आपको वो राज्य बताने हैं जहां जहां पौंडीचेरी का विस्तार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? आपका सही आंसर है 7516 किलोमीटर। देखो जो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है अगर पूछे, तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर। और भारत की अगर आपसे पूछा जाए कि तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो है 7516 किलोमीटर। और ये भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो मुख्य तटीय सीमा में हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को नहीं ऐड करते हैं, तो फिर यह है 6196 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार में स्थित जो सैडल पीक है वो कहां स्थित है? तो अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है सैडल पीक, और ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। याद रखेंगे जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सैडल पीक, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग है इसे क्या कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग है इसे कहा जाता है कोरोमंडल। इसके पहले के सेशन में मैंने आपको मैप से इसको समझाया हुआ है, तो अगर आपने वो पहली वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जरूर देख लें।
डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उसमें हम लोगों ने मैप से इसको डिस्कस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जो है वो किस स्थान को आपस में जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है वो जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। याद रखेंगे, जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक बहुत महत्वपूर्ण दर्रा स्थित है जिसको हम लोग बोलते हैं बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। तो आप याद रखेंगे कि जो जवाहर सुरंग है, जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। ठीक है, जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में ही स्थित है, याद रखिएगा। पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा जो है वो किन राज्यों को आपस में जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। भारत के पश्चिमी घाट में तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एक है आपका भोर घाट, एक है आपका थाल घाट और एक है आपका पाल घाट। तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं, भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट। तो जो भोर घाट है, याद रखेंगे, भोर घाट मुंबई और पुणे को आपस में जोड़ता है। थाल घाट मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है, जबकि पाल घाट केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और अगर पूछे कि किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है ये केरल और तमिलनाडु के, तो याद रखेंगे ये कोझीकोड को जोड़ता है कोयम्बटूर से। ठीक है, कोझीकोड को कोयम्बटूर से जोड़ता है पालघाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पर्वतमाला को सह्याद्री भी कहा जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री भी कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यानी कि जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो अरब सागर की तरफ का एरिया है, अभी आपको मैंने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट बताया है, फिर से एक बार जल्दी से देख लीजिए। तो जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट और इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको सह्याद्री भी बोलते हैं, इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में स्थित सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, उसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनाई मुडी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रायद्वीप हम लोग कहते किसे हैं? तो आपको पता है कि जमीन का कोई ऐसा भाग, जमीन का कोई ऐसा भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, जैसे कि भारत, तो इधर देखें आप बंगाल की खाड़ी है, इस तरफ देखें अरब सागर है और इस तरफ देखें हिंद महासागर है। तो ये जो भारत का क्षेत्र है दक्षिण भारत वाला, ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है और हिंद महासागर है। तो इसको ही हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत को ही प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है अनाईमुडी, और ये अन्नामलाई पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखेंगे, अनाईमुडी पर्वत चोटी का नाम है, और पर्वतमाला का अगर नाम पूछेंगे तो आंसर होगा अन्नामलाई। जो इसमें नीलगिरी है, तो नीलगिरी पर्वत भी जो है तमिलनाडु में स्थित है, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। और नीलगिरी पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोद्दा बेट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानसरोवर झील कहां स्थित है? तो मानसरोवर झील जो है तिब्बत में स्थित है। जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, तो कैलाश पर्वत आपको पता होगा और मानसरोवर झील ये दोनों ही तिब्बत में स्थित हैं, दोनों ही पास पास में है कैलाश मानसरोवर, इसलिए हम लोग साथ में बोलते भी हैं कैलाश मानसरोवर। तो ये वही मानसरोवर झील है और ये तिब्बत में स्थित है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से ही निकलती है, मानसरोवर झील से। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में बोला जाता है सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुचिकल किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल, ये किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे ये कर्नाटक में स्थित है। और अगर पूछें कि ये किस नदी पर स्थित है, तो नदी का नाम है शरावती। आपने जोग जलप्रपात का नाम सुना होगा, तो जोग जो जलप्रपात है इससे पहले वो सबसे ऊंचा जलप्रपात था, और ये भी आपका कर्नाटक में ही स्थित है। और जोग का नया नाम बदलकर कर दिया गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, जोग का नया नाम जो चेंज करके कर दिया गया है वो कर दिया गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो अभी याद रखोगे प्रेजेंट टाइम में जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुचिकल, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? मृदा यानी कि मिट्टी। तो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा जो है वो कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक जो पाई जाने वाली मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को हम लोग दोमट मृदा भी कहते हैं, और भारत के लगभग 43% जो है भाग पर इस मृदा का विस्तार है। याद रखेंगे, भारत के लगभग 43% भाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा और एक होती है नई जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा है इसको हम लोग बोलते हैं बांगर, और जो नई जलोढ़ मृदा है इसको हम लोग बोलते हैं खादर। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती है? कौन सी ऐसी मृदा है जो कि कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, काली मृदा। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, काली मृदा को जो है रेगुर मृदा भी कहते हैं। और काली मृदा का जो निर्माण है,
काली मृदा का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मृदा का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, तो भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, जिनमें से 4 भारत की मुख्य मृदा हैं जो कि यहाँ पर दी हुई हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और लेटेराइट मृदा। तो इसमें जो जलोढ़ मृदा है वो खाद्यान्न उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, लाल मृदा मोटे अनाज के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है और लेटराइट मृदा चाय और कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं। किस फसल को सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? किस फसल को सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। चावल की फसल को जो है वो सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य फसल क्या है, तो आप याद रखोगे भारत की जो मुख्य फसल है वो है चावल। भारत की मुख्य फसल जो है वो भी क्या है? चावल, ध्यान रखेंगे। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, जबकि भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो होता है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा होती है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा होती है? सही आंसर जो है वो है पश्चिमी घाट। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत में मानसून की एंट्री होती है साउथ वेस्ट से, ठीक है। अभी मैंने बताया कि इधर क्या होता है, नॉर्थ, यहाँ पर होता है साउथ, यहाँ पर होता है ईस्ट और यहाँ पे होता है वेस्ट। तो दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में मानसून की एंट्री होती है और मानसून सबसे पहले आता है केरल में। मानसून सबसे पहले कहां पे आता है? केरल में। और ये वाला पूरा पार्ट पश्चिमी घाट कहलाता है। तो सबसे ज्यादा जो पश्चिमी घाट है या फिर जो पश्चिमी तट है, यहीं पर ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। केरल में मानसून की एंट्री होती है जून में। और ध्यान रखेंगे कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में संपूर्ण भारतवर्ष जो है वो मानसून के प्रभाव में आ जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो भारत का जो सर्वाधिक आर्द्र स्थान है वो है मासिल नाम। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिल नाम और इसके साथ साथ ये विश्व का भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान होगा, जहां पर सबसे अधिक वर्षा होगी, वही सबसे आर्द्र स्थान भी होगा। आर्द्र का मतलब होता है नमी, ठीक है। सबसे ज्यादा नमी, सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी कहाँ है? मासिल नाम में। और मासिल नाम मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में शीत रेगिस्तान जो है वो कहां पर स्थित है? तो भारत में जो शीत रेगिस्तान है वो कहां पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लद्दाख। भारत में जो शीत रेगिस्तान है वो लद्दाख में स्थित है, याद रखेंगे। और अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा शीत रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा शीत रेगिस्तान है वो है अंटार्कटिका। इसको भी याद रखेंगे, जो विश्व का सबसे बड़ा शीत रेगिस्तान है वो है अंटार्कटिका। भारत का जो सबसे बड़ा शीत रेगिस्तान है वो है लद्दाख। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है नासिक। नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर नामक जगह है, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान है, जो कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। देखो, कुंभ मेले का आयोजन होता है 4 जगह। कुंभ मेले का आयोजन होता है 4 जगह, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। तो उसमें जो हरिद्वार है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, इलाहाबाद गंगा और यमुना नदी के किनारे स्थित है, क्षिप्रा जो है उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और जो नासिक है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो ये वो 4 स्थान है जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो माजुली जो द्वीप है ये किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेंगे तो आंसर होगा ग्रीनलैंड, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेंगे तो आंसर होगा ग्रीनलैंड। और अगर पूछें कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो है माजुली, जो कि असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। सेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।